आई डोंट नो आप में से कितने सारे लोग हैं जो कोर इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखता हूँ, इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं। वो आफ्टर कॉलेज कंप्लीट के होने के बाद बस एक जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं कि मेरे को एक जॉब किसी तरह से मिल जाए। बट ये बिल्कुल ही गलत थॉट है, बिल्कुल गलत ही सोच है। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, मेरा ये कहना है कि आप जब भी अपने डोमेन में अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो कोशिश करो आप अपने डोमेन में ही जॉब लेने का। बंदे क्या करते हैं, बीटेक कर लेते हैं, 3 साल 4 साल का बीटेक करते हैं, उसके बाद वो मोस्टली प्रीफर करते हैं कि मैं आईटी कंपनी में चला जाऊं। अगर आईटी कंपनी जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह के फुल स्टैक डेवलपर है या बैकएंड डेवलपर है, उसकी वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वो वहाँ जाने के लिए ज़्यादा जोर देते हैं। बट आप ये सोचो कि अभी का जो टाइम है, मेक इन इंडिया में सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, और खास करके मिलने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा स्कोप यहाँ पे। क्योंकि एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हमें ये चीज़ देखना है कि जब बात होती है डेवलपमेंट के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D के बारे में, तो मोस्टली यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं देखने में वो आती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ में। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में आज चाहे फ़ोन की बात हो, आपके लैपटॉप, टैबलेट, सेमीकंडक्टर, ये सारी चीज़ों में आज इंडिया बहुत ही ऊपर जा रहा है धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आने वाले टाइम में। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि अगर आपको लेना है अपॉर्चुनिटी तो आपको अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीटेक करने के बाद फिर या तो वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले जाते हैं। देखो अपने ऊपर इंटरेस्ट होता है, मैं ये नहीं बोलता कि आपको यही करना है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन योरसेल्फ, व्हाट्स योर इंटरेस्ट, वेयर यू वांट टू सी योर फ्यूचर्स, वेयर यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, ठीक है। वो आप पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है। बट मेरा ऐसा ओपिनियन है कि अगर आप रियल में इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग कर रहे हो और इलेक्ट्रॉनिक्स में आना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का एरिया के बारे में। एटलीस्ट मैं बोलूँगा कि फर्स्ट ईयर आपका जो इंजीनियरिंग का होता है वो मोस्टली आप कोशिश करो कि आप अपने पहले एरिया को ढूंढो कि एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वेयर यू कैन सी योर फ्यूचर, और कहाँ तक आप जाना चाहते हो। मैं ऐसा देखता हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक कर रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, उन्हें जॉब के लिए भी इंटरेस्टेड है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब करना है, बट उन्हें यही पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से टॉप कंपनीज हैं मार्केट में, ठीक है। उन्हें ये भी पता नहीं होता है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा हैं जो कि 3rd ईयर 4th ईयर तक पहुंच गए हैं, बट उन्हें माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का डिफरेंसेस पता नहीं होता। तो इन सब चीज़ों पे आपको बहुत ही स्टार्टिंग से काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो आईटी इंडस्ट्रीज़ और कोर इंडस्ट्रीज़ में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि आईटी में आप 6 महीने 1 साल बस एक स्किल डेवलप करके आप जा सकते हो। बट जब हम बात करते हैं कोर इंडस्ट्रीज़ में, तो कोर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है वो ड्रॉबैक यही है कि यहाँ पे आपकी एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है, ठीक है। आप बीटेक कर ली, उसके बाद 4 महीने 5 महीने 6 महीने घर पे बैठे हो, उससे अच्छा मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी आपके घर के आसपास कोई ना कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप होगी जहाँ पे रिपेयरिंग वगैरह काम होता है, फ्री में 10 दिन आप वहाँ पे बैठो, आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ें पता चलेंगी, आप बहुत सारे डिज़ाइन एनालिसिस करोगे, आपको स्कीमेटिक्स, क्योंकि आप जितना आप बीटेक करने के बाद आपको नॉलेज है उससे ज़्यादा नॉलेज होता है जो आपके एक गली, आपके मोहल्ले, आपके एरिया में जो एक रिपेयरिंग का काम कर रहा है, चाहे वो लैपटॉप की रिपेयरिंग हो या मोबाइल की रिपेयरिंग हो, उसे आपसे ज़्यादा नॉलेज उसके पास है। बट क्या है कि आप एक इंजीनियर हो, आप अपने ईगो पे ले लेते हो ये चीज़ें कि नहीं, अगर मैं एज एन इंजीनियर हूँ मैं ये काम नहीं करूँगा। बाकायदा आपके घर के प्रेशर, आपकी सोसाइटी के प्रेशर, मैं इन सभी चीज़ों से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं भी उस फेज से निकला हूँ। आई वॉज स्टार्टेड माई जर्नी एट द सैलरी ऑफ 8,000 पर मंथ। 8,000 रुपये की सैलरी से मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी। लोगों ने बोला कि ये क्या है आफ्टर बीटेक, क्योंकि मैंने अपनी जॉब प्लेसमेंट छोड़ी। अपनी जॉब प्लेसमेंट में ऑलरेडी प्लेस था कॉलेज से बीटेक में, बट इन आईटी कंपनी, और मेरा कभी भी आईटी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं रहा है जॉब करने का, आज भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने 8,000 रुपये से जॉब स्टार्ट की, किसी की मैंने नहीं सुनी, मेरा महीनों तक किसी से बात नहीं होता था इसी वजह से। बट मेरे को चाहिए था एक नॉलेज, एक एक्सपीरियंस, एक रोड मैप, वो चीज़ें मुझे मिली, बल्कि मेरी सैलरी नहीं थी। वहाँ से मैं सीखा काम को, समझा कि कैसे एप्लीकेशंस होते हैं, कैसे काम होती है, कैसे डिज़ाइन होता है, और खुद से भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैंने 9 घंटे 10 घंटे की जॉब करते हुए, क्योंकि फर्स्ट जॉब जो मेरी थी वो थी एज एन सर्विस इंजीनियर, तो मैं साइट पे फील्ड में ही रहता था ज़्यादातर, अपने डिवाइसेस को लेकर के साइट पे जाना, इंस्टॉल करवाना, उसकी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। तो उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें और भी मिली कि हमारा जो डिवाइसेस हैं जो मैं डिज़ाइन करूँगा इन फ्यूचर, क्योंकि मेरा एज अ प्लान शुरू से रहा है कि आई वांट टू बिकम एज एन डिज़ाइनर, तो मेरा शुरू से प्लान होता है कि मैं एक डिज़ाइनर ही बनूँगा। तो एज एन डिज़ाइनर अब मैं फील्ड में काम किया तो मेरे को फील्ड से ये समझ में आई कि अगर मैं डिवाइसेस बना रहा हूँ, अगर मैं अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने लैब में यूज़ कर रहा हूँ तो ये ओके, बट जब ये एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंटल कंडीशन में जाएगा जहाँ की 40 डिग्री 45 डिग्री सूर्य की टेम्परेचर कंटिन्यूअसली उस चीज़ पे पड़ रही है, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि एक होता है नॉर्मल टेम्परेचर जो कि है, आप बोलते हो ना 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री की टेम्परेचर, नहीं, जब कंटिन्यूसली सन की हीट एक ही पॉइंट पे पड़ती है उसका टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री चला जाता है।
ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हमारा डिवाइस कैसे काम करेगा, तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल कंडीशन से आप एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं हमेशा वही कोशिश किया करने का, उस तरह से चीज़ों को सीखा, उसके बाद धीरे धीरे करके और इम्प्रूव किया अपने स्किल्स को डिफरेंट डिफरेंट नॉलेजेस में। उसके बाद फिर फाइनली आज तो मैं बहुत ही सही जगह पे हूँ, चाहे सैलरी की बात हो या फिर एक अच्छी लाइफ की बात हो, हर चीज़ में मैं सही हूँ। और मेरे को बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ है, मैं जस्ट 2.6 ईयर्स यानी 2 साल 6 महीने से ही मैं जॉब में हूँ, इंक्लूडिंग द 8,000 सैलरी। 8,000 से लगभग मैं अच्छे कंडीशन में आज पहुँच गया हूँ, इतना ही आप समझो, ठीक है। तो आपको हमेशा कोर इंडस्ट्री में आपको अपने आप में स्किल्स को, वैल्यू को ऐड ऑन करना है। फर्स्ट ईयर में आप हमेशा कोशिश करो कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो कि मुझे कैसे इंप्रूव करना है अपनी स्किल्स को, कौन कौन से फील्ड है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एम्बेडेड सिस्टम है, IoT है, PCB डिज़ाइनिंग है, RF डिज़ाइन है, RF टेस्टिंग है। उसके बाद आपके फिर VLSI में चले जाओगे तो VLSI में बहुत सारे फील्ड, वैलिडेशन इंजीनियर हो जाते हैं, PDFT इंजीनियर हो जाते हैं, एंड RTL इंजीनियर हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ हैं। आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आपको एक पहले डिफाइन करो कि मेरे को एक फील्ड में करना है काम, ठीक है। तो ये मत सोचो कि बस मेरे को केवल एक जॉब चाहिए। जॉब आपको मिलेगी, क्योंकि मैं बोला ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स में और IT में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि IT में आपकी नॉलेज की वैल्यू होती है और कोर में आपकी एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है। अगर मैं IT के लिए अगर मैं अभी 3-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लूँ, मैं जावा सीख लूँ, मैं जावास्क्रिप्ट सीख लूँ, मैं पाइथन सीख लूँ, मैं C++ सीख लूँ, ये सारी चीज़ें अगर मैं सीख लेता हूँ, मेरे को ईजिली 6 महीने का मैं टारगेट देता हूँ कि 6 महीने में मैं सारी लैंग्वेज सीख जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है भी है, ठीक है। मुझे पता है बस थोड़ा प्रैक्टिस करना है, सो दैट कि मैं तुरंत स्विच मार जाऊँगा IT में एक अच्छी पैकेज पे। बट जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में स्किल्स की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। स्किल्स की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे आप डिवाइसेस के साथ खेलने वाले हो, पर्टिकुलर हार्डवेयर के साथ खेलने वाले हो। और आपको पता है कि हार्डवेयर कितने ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। एक एक डिवाइस यहाँ लाखों लाख के आते हैं। आप सपोज करो आपको नहीं आता ऑपरेट करना, आपको उसके फंक्शनैलिटी पता नहीं, आप गलत कर दिए, आपकी पूरी सर्किट, पूरी डिवाइस खराब हो जाएगी। सो कंपनी यहाँ पे इसीलिए एज अ फ्रेशर को बहुत ही कम हायर करती है। सो मेन रीज़न यही है कि आपको ये कोर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हायर नहीं करने का सबसे बड़ा यही रीज़न होता है कि उसे इतना फेमिलियर नहीं। हाँ, आपके पास अगर इतना नॉलेज है, स्किल्स हैं, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। आप ओपनली भी अप्लाई कर सकते हो, जॉब्स लाइक लिंक्डइन पे है, naukri.com, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, कंपनी के प्रोफाइल को चेक कर सकते हो। तो हमेशा कोशिश करो कि हाउ यू कैन फाइंड योर स्किल्स इन योर पर्टिकुलर एरिया, कि आपको किस एरिया में जाने के लिए कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। दैट इज़, आई थिंक दैट इज़ टू मच हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो तैयारी। उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट्स के अच्छे नॉलेज होने चाहिए। लाइक अगर बात करता हूँ तो एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आपको एनालॉग डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, मॉसफेट है, बाई-मॉस है, बाई-CMOS है, ये सब डिवाइसेस हैं आपके पास। ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, नेटवर्क एनालिसिस है। आपके नेटवर्क एनालिसिस में आपको बेसिक KVL, KCL, डिफरेंट रजिस्टर्स कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर के बिहेवियर की, कैपेसिटर क्यों, अब जैसे कि हम पढ़ते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस, तो ट्रांजिएंट एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा, कैसे डिस्चार्ज होगा। इसी एप्लीकेशन को हमें माइक्रो कंट्रोलर में जब PCB स्कीमेटिक डिज़ाइन करते हैं, सर्किट डिज़ाइन करते हैं, सर्किट डिज़ाइन करते टाइम पे भी हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर मैं एक VCC के पास अगर मैं एक कैपेसिटर लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ कैपेसिटर, आप बहुत सारे स्कीमेटिक देखते होगे। तो माइक्रो कंट्रोलर में जो पावर सप्लाई हम देते हैं वहाँ पे एक हम कैपेसिटर लगाते क्यों देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटर कभी भी डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं होता। अगर मैं एक नॉर्मल डायरेक्ट 5 वोल्ट का अगर माइक्रो कंट्रोलर पर सप्लाई दे दूँ तो क्या होगा, 5 वोल्ट का पावर डिस्कनेक्ट हुआ, माइक्रो कंट्रोलर तुरंत सडन ब्रेक होगा। उसमें क्या हो सकता है, कुछ स्पार्क वगैरह आने की वजह से आपका माइक्रो कंट्रोलर डैमेज हो सकता है। बट जब मैं कैपेसिटर यूज़ किया तो अब मेरे को कैपेसिटर पता है, कैपेसिटर का एक बेसिक प्रॉपर्टी की डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर कभी भी सडन डिस्चार्ज नहीं होगा, उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो जब मैं कैपेसिटर यूज़ करता हूँ एज अ पावर सप्लाई में सीरीज़ में, तो क्या होगा, जैसे पावर चल रहा है 5 वोल्ट पावर आते जा रही है, क्या आपका कैपेसिटर चार्ज स्टोर करके रखा हुआ है। जैसे पावर ड्रॉप हुआ क्या हुआ, अब कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होना है, बल्कि वो 10 मिलीसेकंड ले या 20 मिलीसेकंड ले, वो डिपेंड करता है। बट वो क्या करेगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा। तो माइक्रो कंट्रोलर को सडन स्पाइक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका माइक्रो कंट्रोलर सेफ होगा। तो इस तरह से डिवाइसेस, तो ये आपका एप्लीकेशन, आप अपने थॉट, अपने एप्लीकेशंस को समझो। कि अब जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कैपेसिटर का बेसिक मतलब क्या होता है, दो पैरेलल मेटल का प्लेट है, उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, दैट इज कॉल्ड अ कैपेसिटर, एक सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं PCB बना रहा हूँ, या आपके अपने घर में देखते हो आप, या अपने सड़क रोड पे देखते हो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं। उस ट्रांसमिशन लाइन का क्या होता है, बेसिक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा जाता है। क्यों, अगर थोड़ा सा नज़दीक लेके आओगे तो है क्या बेसिक, वो भी एक मेटल है, आपका जो कंडक्टर है बेसिक, ठीक है। आपका क्या है, एक कंडक्टर है, एक ट्रांसमिशन लाइन मान लो एक मान लो लाइन का है, ठीक है, RYB 3 फेज होते हैं, मान लो एक R है एक Y है, दोनों अगर आपको सामने में
लगा रख दिया जाए काफ़ी कम डिस्टेंस पे, तो बेसिक क्या हो रहा है, उसके बीच में 2 मेटल कंडक्टर हो गए, बीच में उसके क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक्स हो गए। डाइलेक्ट्रिक का एयर है बेसिक। तो आप कभी-कभी देखते हो कि गर्मी या ठंड के टाइम में कि जब आपका एक ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर एक वेव की तरह दिखता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं बेसिक। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हो रहा है, उस इफेक्ट को बेसिक हम कोरोना इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोरोना इफेक्ट। दैट इज अ पार्ट ऑफ एन ट्रांसमिशन लाइन। और ये सब जब पावर सिस्टम आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल के अगर स्टूडेंट हो तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें हो रही हैं, वही चीज़ें होती है जब आप स्कीमेटिक्स पीसीबी डिज़ाइन करते हो कि जब आपके 2 वायर जितने क्लोज लेके आओगे, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में है, चाहे वो आपका पी कॉपर है या पीसीबी है, ग्राउंड प्लेन कुछ भी है, उसकी वजह से क्या होगा, सिग्नल आपके आपस में इंटरचेंज करेंगे, सिग्नल डिस्टर्ब करेगा आपका कि एक वायर का सिग्नल दूसरे पे जाएगा, दूसरे का इस पे जाएगा। तो ये सब चीज़ों को कम करने के लिए हमें प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो बेसिक्स इसी तरह से आप तैयारी करो, कोशिश करो ये कि अगर आपको जॉब नहीं भी मिल रहा है तो भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप स्टार्ट करो, कहीं भी पकड़ लो काम, कहीं सैलरी दे तो ठीक, ना दे तो भी ठीक भाई। तो आप अपने आप को स्किल डेवलप करो, अपने अंदर उस नॉलेज को लो, अच्छे से प्रॉपर पीसीबी बनाओ और उसे अप्लाई करो। तो मेन चीज़ होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको प्रैक्टिकल पता होना चाहिए। डायोड हो गए, डायोड का प्रैक्टिकल पता चाहिए। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कशन करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हर चीज़ एक वीडियो में डिस्कशन नहीं हो सकती है। इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही था मेरा बताने का कि आप कैसे ओवरकम कर सकते हो अपने जो आपके थॉट्स हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो जॉब को लेकर के, उसको आप ओवरकम करो। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। आपको बस शुरू करना है, स्किल डेवलप करना है, नॉलेज लेना है, ये सब चीज़ों पे आपको काम करना है। तो आशा करूँगा कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये वीडियो। तो मिलूंगा अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।